हेलो एंड वेलकम एकलव्य जीएस वर्ल्ड थिंक डिफरेंट एंड गो अहेड। अभी हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और इस टॉपिक से किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बीपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, इसमें क्वेश्चन आता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट पार्ट है, लेकिन हम उसको आज इस तरह से बताएंगे कि वो किसी भी एग्ज़ाम में आपका एमसीक्यू बनेगा। छोटा एग्ज़ाम हो या बड़ा एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंट प्राइवेट जो भी हो, उसमें आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अभी जो हम बात करने के लिए जा रहे हैं वो पॉलिटी में एक टॉपिक है। सबसे पहले लिखे पॉलिटी, इसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस भी बोलते हैं। पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। इसी के अंतर्गत एक टॉपिक है जिसका नाम है रीट, जिसको हम लोग एक लास्ट ऑर्डर या स्पेशल ऑर्डर या इसको हम प्रादेश भी बोलते हैं हिंदी में। तो पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो हम लोग भारतीय संविधान को पढ़ते हैं, भारतीय संविधान, इसको हम लोग इंग्लिश में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश इसलिए दिखते हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो जनरल स्टडी के क्वेश्चंस, मैथ्स के क्वेश्चन वो इंग्लिश में ही सॉल्व करते हैं। बहुत बच्चे हिंदी में सॉल्व करते हैं, बहुत बच्चे इंग्लिश में, इसीलिए इंग्लिश में। तो भारतीय संविधान का मतलब होता ही है कि जो सर्वोच्च कानून है। तो देश का जो सर्वोच्च कानून है उसको हम लोग बोलते हैं संविधान। देश का सर्वोच्च कानून, सुप्रीम, देश का सर्वोच्च कानून, सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री, सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री या नेशन। कंट्री को हम लोग नेशन भी बोलते हैं, देश। तो देश का जो सबसे सर्वोच्च कानून है उसको हम लोग संविधान बोलते हैं। और आपको मालूम ही होगा जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान जो है वो आपको 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। और ये जो बनना प्रारंभ हुआ था वो आपको 9 दिसंबर 1946 को बनना प्रारंभ हुआ। तो संविधान जो है बनना प्रारंभ हुआ 9 दिसंबर 1946, और जो बन के तैयार हुआ वो बनकर जो तैयार हुआ वो आपको हुआ 26 नवंबर 1949 में, 26 नवंबर 1949 को। और फिर आपको मालूम है कि 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, पूरे देश में लागू हो गया। लागू को इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं? इम्प्लीमेंट मतलब होता लागू। तो इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम पहले बता चुके हैं, रीट। इससे हर साल सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और बच्चे डिफ़िकल्ट समझ के उसको छोड़ देते हैं या मतलब उसको समझ नहीं पाते। तो इसको समझने का सबसे, मेरे अनुसार जो सबसे अच्छा तरीका है समझने का वो ये है कि इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा जाए। उदाहरण, छोटा उदाहरण दे करके समझा जाए। तो जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम अभी बात करेंगे उसका नाम है रीट। और रीट को हम लोग बोलते हैं प्रादेश। और ये भारतीय संविधान के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आपको पूरा वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, सही में ये मतलब दुनिया का सबसे बेहतरीन, हम इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीका बोल सकते हैं समझने का। तो हम लोग बात करते हैं रीट के बारे में। WRIT, रीट मतलब होता है प्रादेश। और इसको हम लोग एक लास्ट ऑर्डर भी बोलते हैं। लास्ट ऑर्डर बाय द कोर्ट या जुडिशियरी, मतलब न्यायपालिका के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा जो अंतिम फैसला, कोर्ट या जुडिशियरी, इसको हम लोग न्यायपालिका बोलते हैं। न्यायपालिका, जहाँ न्याय मिलता है। तो कोर्ट के द्वारा जो सबसे अंतिम फैसला होता है, लास्ट ऑर्डर, या इसको हम लोग स्पेशल ऑर्डर भी बोलते हैं। तो कोर्ट के द्वारा जो अंतिम ऑर्डर होता है वो, इसको हम लोग रीट बोलते हैं। तो ये भारतीय संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। और ये जो जारी करता है ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये दोनों को राइट है, मतलब अधिकार है रीट जारी करने का। तो सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम लोग सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं, देश का सबसे बड़ा न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। और हाई कोर्ट को हम लोग बोलते हैं उच्च न्यायालय, जो राज्य में होता है। तो देश का जो सबसे बड़ा कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, ये अनुच्छेद 32 के द्वारा रीट जारी करता है।
इसको हम लोग प्रादेश या स्पेशल ऑर्डर बोलेंगे। इसको रीट को हम लोग स्पेशल या अंतिम ऑर्डर भी बोल सकते हैं, अंतिम आदेश, अंतिम आदेश। और उच्च न्यायालय जो जारी करता है वो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अनुसार, और उच्च न्यायालय जो जारी करता है वो अनुच्छेद 226 के अनुसार। तो इसमें जो ज़्यादा जो पावर है वो सर्वोच्च न्यायालय को ही है। कुछ मामलों में जो है हाईकोर्ट भी संज्ञान लेती है। तो इसमें हम लोग जो रीट के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले ये जानेंगे कि रीट जो है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रीट, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रीट। रीट जो है वो कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। मतलब टोटल जो है, कुल जो है 5 रीट। कितने रीट है? 5 रीट्स। कितने रीट्स हैं? 5। जिसमें एक सबसे पहले जो पहला जो रीट है उसको हम लोग बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस। अभी घबराना नहीं है, अभी धीरे धीरे हम सब कुछ बताएंगे, अभी बस इंट्रो हो रहा है। अभी सिर्फ आपको यही समझना है कि जो राजनीति विज्ञान है, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो भारतीय संविधान है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीट। इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और रीट 5 प्रकार के हैं जिसमें, और रीट जो है वो कोर्ट जारी करता है। उसमें सर्वोच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है। इसमें सबसे ज़्यादा जो पावर है आपको सर्वोच्च न्यायालय को है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अनुसार 32 के द्वारा रीट जारी करता है। और हाईकोर्ट जो है, राज्य के जो न्यायालय है वो अनुच्छेद 226 के द्वारा रीट, इतना जाना। रीट जो 5 प्रकार के हैं उसमें सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं हेबियस कॉर्पस। 2 नंबर में जो है उसको बोलते हैं परमादेश। परमादेश सुनकर ही लग रहा है, परम आदेश। इसको हम लोग बोलते हैं मैंडेमस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैंडेमस। 3 नंबर में जो रीट है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब होता है प्रतिषेध, मतलब मना करना। प्रतिषेध मतलब मना करना। 4 नंबर में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्टियोररी। इसका मतलब होता है उत्प्रेषण। क्या होता है? उत्प्रेषण। नाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन बहुत आसान है। हम जो एग्जाम्पल समझेंगे, इसके शब्द पे नहीं जाना है, बहुत आसान है। जैसे यहाँ पर रीट है तो रीट नहीं समझे, फिर रीट का मतलब प्रादेश बोले, प्रादेश नहीं बोले, अंतिम आदेश तो समझे ना। बस यही समझना है कि रीट मतलब अंतिम आदेश होता है या स्पेशल ऑर्डर होता है, बस यही समझना। तो ये जो देख रहे हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, अब इसका जो हम आसान मीनिंग देंगे वो दिमाग में रखना है, वो बहुत आसान है। बंदी प्रत्यक्षीकरण उसको हेबियस कॉर्पस बोलते हैं, परमादेश मैंडेमस बोलते हैं, प्रोहिबिशन प्रतिषेध बोलते हैं, सर्टियोररी उत्प्रेषण बोलते हैं, और लास्ट में जो सबसे अंतिम है और सबसे इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग बोलते हैं को वारंटो। इसका मतलब होता है अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। इस जो अंतिम में होता है उसको हम लोग बोलते हैं अधिकार परीक्षा। तो ये 5 प्रकार के रीट है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश मैंडेमस, प्रोहिबिशन प्रतिषेध, सर्टियोररी उत्प्रेषण और को वारंटो अधिकार परीक्षा। 5 प्रकार के रीट है और ये कोर्ट जारी करता है। कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अनुसार जारी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के द्वारा जारी करता है, तो अनुच्छेद 32, हाई कोर्ट 226। अब एक एक करके हम इसके बारे में बताते हैं। बहुत ही आसान है और हमको लगता है कि एग्जाम्पल से जब हम 5 को समझेंगे तो आज के बाद कभी भूलेंगे भी नहीं। बहुत ही आसान है। सभी एग्जाम में जो एसएससी है, रेलवे है, सीडीएस है, यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस मतलब जितने भी राज्य में, जैसे यूपी में यूपी पीसीएस है, झारखंड जेपीएससी है, तो रीट के बारे में बात कर रहे थे। चूँकि 5 है तो एस लगा देते हैं रीट्स। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोले, अभी इंग्लिश में हम लोग क्या बोले, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको हम लोग बोलते हैं हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस, ये सही मीनिंग है। इसमें क्या होता है, इसको इस तरह समझेंगे कि यदि कोई आदमी गलती किया या कोई भी किसी प्रकार की बात पर यदि पुलिस उसको रिमांड पे लेती है,
मतलब या किसी शक के आधार पर या किसी के कंप्लेन के आधार पर यदि किसी को रिमांड में लेती है और रिमांड में लेकर के हाजत में बंद कर देती है या थाना में रखती है, तो यदि 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, वो हाजत में रखे हुए हैं, तो जो सबसे पहले तो ये बता दें कि ये जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत, हम लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट है हमें मिला है, और जो मूल संविधान है उसमें 7 फंडामेंटल राइट था, मौलिक अधिकार, और अभी वर्तमान में 6 है। और 6 कब से हुआ? तो 44वां संविधान संशोधन 1978, ये भी हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी शॉर्टकट में बताते हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 में जब मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, और संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था, उसको हटा करके अब अनुच्छेद 300 क में रखा गया, और हम या उसको हम लोग 300A भी बोल सकते हैं। तो पहले 7 था, अब 6 हो गया। तो ये मौलिक अधिकार है। तो यदि कोई व्यक्ति को, अब इस पर आते हैं, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण ये कहता है कि ये कोर्ट के द्वारा जारी होगा, और कब जारी होगा? तो यदि कोई आदमी को रिमांड पर ले लिया पुलिस और उसको मतलब कोर्ट में हाजिर नहीं कर रहा, तब जब उसके परिजन हैं, जो बंदी है, जो बंदी, यहाँ नाम ही है बंदी, मतलब यदि बंदी है, जो जैसे कोई आदमी है उसको रिमांड पर ले लिया गया है या उसको पुलिस अपने अंदर रखे हुए हैं, पुलिस अपने कस्टडी में रखे हुए हैं, कस्टडी में, और उसको कोर्ट के सामने पेश नहीं कर रहा, तब इसके जो परिजन है, जो बंदी है, इसके जो परिजन है, तो परिजन में कौन कौन हो सकता है? फैमिली के सदस्य हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी जो उसके जानने वाले। ये क्या करेंगे? कोर्ट में हेबियस कॉर्पस जारी करेंगे, हेबियस कॉर्पस जा करके दायर करेंगे। क्या जारी करेंगे? हेबियस कॉर्पस, मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करेंगे, दायर करेंगे, और फिर कोर्ट के द्वारा आदेश होगा, कोर्ट के द्वारा ये आदेश होगा कि 24 घंटे के भीतर, ये भी याद रखना है कि जब हेबियस कॉर्पस, अब ये दायर करेंगे कौन? परिजन। कौन दायर करेंगे? परिजन। और फिर कोर्ट के द्वारा जब आदेश होगा, तो कोर्ट के द्वारा ये आदेश होगा कि 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर उस व्यक्ति जिसे पुलिस ने कस्टडी में रखा हुआ, पुलिस ने कस्टडी में रखा है, उसे कोर्ट या जज के सामने, कोर्ट या जज के सामने या जज साहब के सामने पेश करें, जज साहब के सामने पेश करें, सामने पेश करें। कहने का मतलब ये है कि हमें यदि शक के आधार पर या मैंने ये कोई गलती किया और हमें पुलिस अपने अंदर रखती है, तो हमारा भी मौलिक अधिकार है कि हम कोर्ट के सामने अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी सफाई दे सकते हैं। तो यही है हेबियस कॉर्पस। यदि पुलिस अपने कस्टडी में रख रही है, परेशान कर रही है और उसे कोर्ट के सामने पेश नहीं कर रही है, तो हमारे जो बंदी है, जिसको पुलिस ने अपने अंदर रखा हुआ है, उसके फैमिली दायर कर सकते हैं हेबियस कॉर्पस। क्या जारी करेंगे? हेबियस कॉर्पस जारी करेंगे, और उसके अनुसार कोर्ट या जज जो है वो पुलिस को आदेश देगा। किसको आदेश देगा? पुलिस को। कोर्ट जो है, कोर्ट के द्वारा पुलिस को, कोर्ट के द्वारा पुलिस को आदेश दिया जाता है, आदेश दिया जाता है कि 24 घंटे के भीतर, कितने घंटे के भीतर? 24 घंटे के भीतर उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाए, सामने पेश किया जाए, सामने पेश किया जाए। तो ये होता है हेबियस कॉर्पस। तो ये मौलिक अधिकार है हमारा कि हम यदि शक के आधार पर या किसी कोई गलती के कारण यदि है, तो हमारा उसके बाद भी हमारा मौलिक अधिकार है कि हम कोर्ट के सामने अपना पेश। तो हमें लगता है कि ये आप लोग को समझ में आ गया। सेकेंड जो है वो है आपको मैंडेमस, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमें लगता है समझ। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हेबियस कॉर्पस जारी करने के बाद कितने समय के अंदर में पेश करना है, तो 24 घंटे। दूसरा जो है वो है आपको मैंडेमस, दूसरा जो है आपको मैंडेमस, इसका मतलब होता है परमादेश। नाम ही है परमादेश, मतलब परम आदेश, मतलब सुप्रीम ऑर्डर। इसमें क्या होता है, ये खास करके जो सरकारी कार्यालय है, सरकारी कार्यालय या सरकारी आदमी
गवर्नमेंट सर्वेंट इसको बोलते हैं, सरकारी नौकर। और इसको जो ये जो आता है ये आपको ब्यूरोक्रेसी में आता है, ब्यूरोक्रेसी में आता है, ब्यूरोक्रेसी, CRAC में ब्यूरोक्रेसी, क्रेसी मतलब शासन होता है, इसके अंतर्गत है, इसी के लिए जारी किया जाता है। तो इसको हम एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे? तो कोई व्यक्ति है, सरकारी आदमी है, चाहे BDO साहब हो या स्कूल का टीचर हो, सरकारी टीचर हो, या कोई भी सरकारी पद पर बैठे हुए हैं और वो अपना कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा ऐसे, तो इसको एक लाइन में हम यदि समझेंगे परमादेश, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं डू योर जॉब, मतलब अपना काम, अपना ड्यूटी करो, डू योर जॉब, या डू योर ड्यूटी, डू योर ड्यूटी, डू योर ड्यूटी मतलब अपना कर्तव्य का पालन करो। मतलब जो सरकारी कार्यालय है, सरकारी आदमी है, वो यदि पैसे ले रहा है सरकार से, तो उसको अपना ड्यूटी करना चाहिए, उसी के लिए जारी होता है डू योर ड्यूटी। ड्यूटी मतलब कर्तव्य होता है, ड्यूटी मतलब कर्तव्य का निर्वहन यदि नहीं करता है तो उसके लिए रेट जारी होता है। सपोज दैट, मान के इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि ब्लॉक में ही कोई सरकारी स्टाफ है और आप गए कोई काम लेकर, वो आपका काम नहीं कर रहा, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि जो मैंडेमस है वो दायर कर सकते हैं। क्या दायर कर सकते हैं? मैंडेमस जो रीट है, ये भी रीट है, मैंडेमस दायर कर सकते हैं। और मैंडेमस दायर करने के बाद कोर्ट से आदेश आएगा और फिर उस व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा तथा सही साबित होने पर उसकी नौकरी भी जा सकती है। कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार ने बहाली किया, सरकार उसको पेमेंट दे रही है और वो अपना काम नहीं कर रहा, तो इसके लिए आप मैंडेमस दायर कर सकते हैं और फिर कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जाएगा, स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, यदि सही निकला तो उसकी नौकरी भी जा सकती है। ये है परमादेश। उसके बाद हम लोग देखेंगे 3 नंबर में प्रोहिबिशन। 3 नंबर में जो हम लोग देखेंगे, 3 नंबर में जो है जो रीट है उसका नाम है प्रोहिबिशन। क्या नाम है? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब होता प्रतिषेध। अब इसको समझेंगे तो सबसे पहले प्रतिषेध मतलब मना करना। प्रतिषेध मतलब मना करना। इसको हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे। सपोज दैट कि 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति A है, दूसरा व्यक्ति B है, और दोनों का एक ज़मीन के मामले में केस चल रहा है। तो ज़मीन के मामले में जब केस चल रहा है तो फैसला आता है कि हाईकोर्ट में केस चल रहा है। कहाँ चल रहा है केस? हाईकोर्ट में। समझने के लिए एक बार समझ जाएंगे तो फिर क्वेश्चन बनेगा। तो एक ए जो है वो केस जीत जाता है, विन, केस जो है जीत जाता है। तो ए जो केस जीत जाता है तो बी क्या करता है? बी थोड़ा चालाक प्रवृत्ति का व्यक्ति है या होशियार हम लोग बोल सकते हैं। वो क्या करता है कि जब उस जज का ट्रांसफ़र हो जाता है, और उसके बदले में दूसरे जज आते हैं, तब ये व्यक्ति क्या करता है? फिर से अपील दायर करता है, और फिर से अपील दायर करता है तो फिर दोबारा भी इसी के पक्ष में फैसला आ जाता है, एक के पक्ष में ही फैसला आ जाता है। और मतलब री अपील दायर करना, मतलब एक बार अपील कर चुका था, उसमें ए जीत गया, अब फिर जो दायर करेगा उसको हम लोग री अपील बनेंगे, मतलब पुनः दायर करना। और इस तरह से मतलब जज के ट्रांसफ़र होने के बाद फिर अपील दायर कर देता, तो फिर ये जीत जाता, फिर पुनः ये करने का कोशिश करता है। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट से ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट इससे प्रश्न पूछ सकता है या संज्ञान ले सकता है इसके बारे में कि आप खुद ही फैसला देते हैं और फिर रीअपील, जब दूसरा व्यक्ति जो हारा हुआ व्यक्ति है रीअपील दायर करता है तो फिर उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, मतलब हम ही उस पर निर्णय भी कर रहे हैं और हम ही उसको फिर से एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, रिजेक्ट भी कर रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। तो इस पर क्या करता है सुप्रीम कोर्ट कि उसको, उस केस को मतलब स्टॉप करने के लिए कह देता है, मना कर देता है, और फिर जो मतलब कि जिसके पक्ष में फैसला आता है
उसको मतलब इस पर कोर्ट को फटकार भी लगाया जाता है। और चूँकि सुप्रीम कोर्ट का कहना रहता है कि जब एक को 2 बार फैसला मिल चुका है तो आप उस पर मतलब दोबारा उसको रीअपील दायर नहीं करें। तो कहने का मतलब ये है कि मना करना, प्रोहिबिशन मतलब होता है मना करना। और इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि जो ज़मीनी विवाद है, खास करके जो ज़मीनी विवाद है वो 20-20 साल चलता है। क्यों? एक बार कोर्ट का फैसला आया, फिर रीअपील दायर कर दिया, फिर फैसला आया, फिर रीअपील दायर कर दिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सिविल कोर्ट से हाई कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चले। इसीलिए देखेंगे छोटा छोटा ज़मीन का विवाद जो है 20-20 साल से चलता है। तो इसका मतलब समझ गए, इसी को बोलते हैं हम लोग प्रतिषेध। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिषेध। 4 नंबर में जो है उसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग देख लिए हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस देख लिए, प्रोहिबिशन देख लिए। अच्छा, एक चीज़ हम बताना भूल गए 1 नंबर में, जो 1 नंबर में आपको हेबियस कॉर्पस था उसका इजी मीनिंग जो बोले तो बताएंगे, वो नहीं बताएं। हेबियस कॉर्पस मतलब हम लोग सीधा इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इसको हम लोग बोल सकते हैं ब्रिंग द बॉडी, ब्रिंग द पर्सन, या ब्रिंग द पर्सन बोल सकते हैं, ब्रिंग द पर्सन या बॉडी। मतलब कि उसको जो हाजत में बन करके रिमांड पर लिया हुआ पुलिस उसको वहाँ पर पेश करें। इसे ब्रिंग मतलब लाना होता, मतलब ब्रिंग द बॉडी मतलब उसको, उस व्यक्ति को लाना है। तो इसको हम लोग सिंपल, यदि हेबियस कॉर्पस मतलब बंदी प्रतीक चक्र न समझे तो सिंपल समझेंगे ब्रिंग द बॉडी या ब्रिंग द पर्सन, उस व्यक्ति को लाना। अब 4 नंबर में हम लोग बात करेंगे सर्टियोररी। सर्टियोररी इसका मतलब होता है उत्प्रेषण, उत्प्रेषण या उत्प्रेषण लेख भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि गिव द सर्टिफिकेट, गिव द सर्टिफिकेट, गिव द सर्टिफिकेट मतलब प्रमाण पत्र देना। क्या बोलेंगे इसको? यदि आपको उत्प्रेषण नहीं याद है तो सीधा समझे प्रमाण पत्र देना, प्रमाण पत्र देना। फिर इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो उत्प्रेषण मतलब ये होता है कि सपोज दैट 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति एक्स है और दूसरा व्यक्ति वाई है, और दोनों ही अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के बड़े बड़े लीडर हैं। दोनों जो है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के बड़े बड़े लीडर हैं, और दोनों में एक केस जीत रहा चल रहा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर कोई नेता का तो नाम नहीं लेंगे तो समझ सकते हैं कि जो कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर है, बीजेपी के सबसे बड़े, दोनों में केस सपोज दैट वाई जो है वो केस जीत जाता है, वाई केस क्या करता है? जीत जाता है, और एक्स की हार होती है। तो बड़े लीडर है, और इसके कारण क्या होता है? राइट हो जाता है, दंगा हो जाता है। राइट मतलब RIOT, राइट मतलब दंगा हो जाता है, या हिंसा, वायलेंस है ना, वायलेंस को हिंसा बोलते हैं। वायलेंस मतलब हिंसा, हिंसा हो जाती है। क्या हो जाती है? हिंसा हो जाती है, और हिंसा हो जाती है। तो ये हाई कोर्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, चूँकि रीट का जो रिलेशन है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से है। मतलब एक्स और वाई का हाई कोर्ट में केस चल रहा है। हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय, आपको बता ही दिए हैं पहले, उच्च न्यायालय। और वाई केस जीत जाता है, और दोनों बड़े बड़े नेता हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक्स जो हार जाता है तो इसके कारण क्या होता है? दंगा हो जाता है, हिंसा हो जाती है, और फिर ये बात कहाँ जाती है? सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट इस केस में क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट क्या करता है इस केस में कि वो हाई कोर्ट से पूछता है कि तुम इसका प्रमाण पत्र दो कि किस बेसिस पर तुमने वाई को, मतलब दोनों के बीच जो केस चल रहा है, ज़मीनी विवाद में कोई और विवाद ले सकते हैं, दोनों के बीच जो केस चल रहा है या मानहानि का हम लोग बोल सकते हैं कि किस बेसिस पर तुमने वाई को मतलब केस फैसला दिया है कि वाई मतलब सही है, एक्स सही नहीं है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट से क्या मांग सकता है? सर्टिफिकेट। क्या मांग सकता है? सर्टिफिकेट। इसीलिए लिख दिया कि सर्टियोरी मतलब होता है गिव द सर्टिफिकेट, मतलब सर्टिफिकेट देना। सर्टिफिकेट मतलब प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट मतलब प्रमाण पत्र, और इस बेसिस पे प्रमाण पत्र मान सकता है। इसीलिए हम लोग बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे हेबियस कॉर्पस ब्रिंग द पर्सन, मैंडेमस परमादेश डू योर ड्यूटी, सर्टियोरी प्रोहिबिशन मना करना, मना कर देंगे, सर्टियोरी मतलब उत्प्रेषण गिव द सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट देना कि जब दंगा हो गया तो ये बात सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से पूछ सकता है, प्रमाण पत्र मांग सकता है कि आपने ठीक है वाई को विनर बताया, दोनों में वाई को सही बताया, किस बेसिस पे? तो वो प्रमाण पत्र मान सकता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं सर्टियोरी। समझने में कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, और हमें विश्वास है कि आप लोग कभी भूलेंगे भी नहीं इसे। और लास्ट में जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, जिसका नाम है क्वो वारंटो। क्या नाम है? क्वो वारंटो।
तो 5 नंबर में जो है उसको हम लोग बोलेंगे को वारंटो। इसको हम लोग बोलते हैं अधिकार परीक्षा। फिर घबराना नहीं है, न ही को वारंटो से घबराना, न ही अधिकार परीक्षा से। डायरेक्ट समझना है कि अधिकार परीक्षा मतलब होता है कि ये जो रिलेशन है, ये आपको हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी जो धांधली होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि कोई वैकेंसी निकला, और वैकेंसी जब निकला तो राज्य में मालूम होगा अनेक अनेक पार्टी की सरकार रहती है, कभी बीजेपी रहती है, कभी कांग्रेस रहती है, कभी शिवसेना, कभी इस तरह से पूरे देश में हर राज्य में अलग अलग है, देश में अलग है। तो वैकेंसी निकलने के बाद ये हुआ कि जो एक व्यक्ति है या 2 व्यक्ति 5 व्यक्ति, सपोज दैट एक व्यक्ति ए है, वो क्या क्या गलत तरीके से नौकरी ले लिया। कौन तरीके से? गलत तरीके से नौकरी लिया। और इस प्रकार से बहुत सारा लोग इस प्रकार से काम किया कि गलत तरीके से पैसे पर मतलब नौकरी, मतलब पद के लायक नहीं है, पोस्ट के लायक नहीं है, लेकिन पैसे के बल पर उन्होंने जॉब ले लिया। तो पैसे के बल पर जब उन्होंने जॉब ले लिया तब क्या हुआ, तो जो सरकार है, तो वर्तमान में जो सरकार, वो तो नहीं चाहेगी कि जांच करवाए। पता चल गया कि धांधली हो गया, नहीं, इसलिए नहीं जांच करवाना चाहेगी क्योंकि उस पर अड़चन लगेगा कि लोगों को पता चलेगा कि इसकी सरकार है और इसमें धांधली हो गया, क्वेश्चन आउट हो गया या पैसे पर नौकरी हो गया। लेकिन होता क्या है ना कि जब सरकार बदलती है तो आपको मालूम है कि सरकार बदलने के बाद जो है पिछले सरकार में जो काम होता है या कुछ भी होता है उस पर बहुत सारा जांच बैठा दिया जाता है। जब सरकार बदलती है तो उसके बाद क्या होती है, जो पिछले धांधली के द्वारा पैसे के बल पर जो बहाली हुआ वो सरकार क्या करती है, जांच बैठा देती है। बहुत सारा जांच है, SIT है या सेंट्रल से CBI की भी मांग कर सकती है, बहुत सारा। और जांच करने के बाद पता चला कि जो ए व्यक्ति है, ऐसा बहुत है लेकिन हम एक एग्जांपल लिए कि ए जो है वो पैसे के बल पर पोस्ट लिया, मतलब उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब योग्य नहीं है, फिर भी वो नौकरी कर रहा। तब क्या होगा, इसके लिए जो को वारंटो रीट है, ना, अधिकार परीक्षा जिसको हम लोग बोलते हैं, ये रीट जारी होगा। को वारंटो रीट मतलब हम लोग बोल दिए प्रादेश, या इसको बोलेंगे अंतिम फैसला, अंतिम आदेश, लास्ट ऑर्डर बोलेंगे इंग्लिश में, लास्ट ऑर्डर जारी किया, सब एक ही मीनिंग है। रीट बोलेंगे, प्रादेश बोलेंगे, अंतिम आदेश या लास्ट ऑर्डर। तो ये को वारंटो जारी किया जाएगा और फिर ए का नौकरी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यही अधिकार परीक्षा है, मतलब अधिकार का गलत उपयोग। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि अधिकार का गलत उपयोग, मतलब उन्होंने यदि अपने अधिकार का गलत उपयोग किया है, दूसरी सरकार, हाँ सेम सरकार रहेगी तो हो सकता है जांच नहीं भी हो, पता नहीं चले। लेकिन कभी कभी जानते होंगे, जैसे आपको मालूम होगा कि 2-3 साल पहले राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, उसके बाद मध्य प्रदेश में सरकार बदली, कांग्रेस की सरकार आई। फिर बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया जब BJP में आ गए तो फिर सरकार बदल गए। तो होता क्या है ना कि जब पिछले सरकार में बहुत सारा, मतलब इस प्रकार के जानते हैं पॉलिटिकल पार्टी करती है, तो जांच बैठा है तो पता चला यह। तो यही था आपको 5 रिट्स जो हम लोग बताएं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी और को वारंटो। इसको हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, प्रतिषेध, उसके बाद आपको सर्टियोरी, जिसको हम उत्प्रेषण बोलते हैं, और आपको को वारंटो अधिकार परीक्षा। और ये कौन जारी करती है, तो रीट जो जारी करती है वो कोर्ट जारी करती है। कोर्ट में कौन जारी करती है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग कि जो रिट्स हैं, रिट्स कितने हैं, 5, वो कौन जारी करती है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में है, एवं राज्यों के हाई कोर्ट्स। इंग्लिश हिंदी मिला हुआ, चूँकि आसान है तो लिख सकते हैं राज्यों के हाई कोर्ट्स। और सुप्रीम कोर्ट जो है, जिसको हम लोग सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं, सर्वोच्च न्यायालय वो अनुच्छेद 32 के द्वारा जारी करती है। और जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, वो अनुच्छेद 226 के द्वारा जारी करती है। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जो अनुच्छेद 32 है, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार के
6 अधिकार है वर्तमान में, मूल संविधान में 7 था, अभी 6 है। तो ये जो फंडामेंटल राइट है, एफ मतलब फंडामेंटल, आर से राइट, एफ आर, ये संविधान के भाग 3 में है, मालूम ही होगा। और भाग 3 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल, अनुच्छेद मतलब आर्टिकल, तो 12 से 35 तक है। और 12 से 35 में जो 32 है, यही आपको रीट के बारे में, किसके बारे में, रीट है। और इसी के बारे में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर लिख देते हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड, अनुच्छेद 32 को क्या बोला बाबा साहब ने, हार्ट एंड सोल। सोल मतलब होता है आपको स्पिरिट, सोल मतलब स्पिरिट, सोल मतलब क्या होता है, स्पिरिट। सोल मतलब रहने थे, हार्ट एंड सोल यही है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इसको हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं कि संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा। किसने कहा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। किस अनुच्छेद को कहा, अनुच्छेद 32 को। और यदि हम बोलेंगे कि किस भाग को बोला है हार्ट एंड सोल, तो भाग में जानेंगे तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं राइट टू रेमेडीज, मतलब उपचार होता है, रेमेडी मतलब उपचार, राइट टू रेमेडीज, उपचारों हैं तो IES लगा देंगे, रेमेडीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब राइट टू रेमेडीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मालूम होगा किस भाग में है, भाग आपको 32 से 35, भाग से 32 से लेकर के 35 तक में क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और यही 32 इसी भाग में कौन है, अनुच्छेद 32 रीट के बारे में दिया हुआ है। तो यदि हम लोग बोलेंगे कि किस भाग को बाबा साहब अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का आत्मा, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस भाग में है, सॉरी गलत लिख दिए, अनुच्छेद यहाँ लिखना है, अनुच्छेद 32 से 35 में है, सॉरी। और ये भाग कौन सा है, भाग 3 है, बता दिए, भाग 3, पार्ट 3 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 से लेकर के 35। और यही जो अनुच्छेद 32 है, ये किसके बारे में बात करता है, रीट के बारे में, किसके बारे में, रीट के बारे में। और इसी को अनुच्छेद 32 को ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। जब बोलेंगे किस भाग को कहा है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, तो भाग बोलेगा तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और एक चीज़ लास्ट हम बताना चाहते हैं कि प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रियम्बल को भी संविधान की आत्मा बोला जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसको काउंट नहीं करेंगे, मतलब अम्बेडकर को काउंट नहीं करेंगे, ये अलग से बोलेंगे, मतलब कि बिसाइड्स अम्बेडकर, मतलब अम्बेडकर के अलावा ओवर, मतलब जनरलाइज वे में प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बोला जाता है। और जब अम्बेडकर को हम लोग मेंशन करेंगे तो अनुच्छेद 32 को बोला है, किस अनुच्छेद को बोला संविधान की आत्मा, हार्ट एंड सोल, तो 32, और किस भाग को, संवैधानिक उपचारों का। जनरलाइज में बोलेंगे, इसमें अम्बेडकर को नहीं जोड़ेंगे, इसमें बोलेंगे सिर्फ प्रस्तावना संविधान का। तो हमें लगता है कि ये जो हमने रीट बताया एग्जाम्पल के द्वारा आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और कोई भी एग्ज़ाम में अब इसका क्वेश्चंस बनेगा। तो एग्जाम्पल सबसे बेहतरीन तरीका है इसको समझने का, एग्जाम्पल्स के द्वारा। तो पुनः हम आप लोग को एकलव्य GS वर्ल्ड की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। और आगे भी हम लोग वीडियो डालते रहेंगे जनरल स्टडी से, टोटल GS से रिलेटेड, चाहे वो साइंस टेक हो, हिस्ट्री हो, बिहार स्पेशल हो, करेंट हो, ज्योग्राफी से रिलेटेड हम लोग वीडियो डालते रहेंगे। और आप लोग आगे इसे वॉच करें और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, हमें प्रेरणा मिलेगी, और आगे भी हम इसके लिए वीडियो डालते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।